Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. In this video, I'll be discussing the most important and repeated questions from chapter 12, which is electricity. Now, in this video, there are a total of 8 questions. These 8 questions are from the topics which are in this chapter, and I have covered almost all the concepts which are involved in this chapter and which are also very important from your board point of view. So let's get started with today's video. Before discussing the questions, before discussing the numerical and the other concept-based questions, we'll be discussing all the formulas, A to Z, all the formulas which are there in this chapter. So you can treat this as a formula sheet and you can also review this before your exam for a quick revision. So let's get started. First formula in this chapter is the relation है between current which is denoted by I, charge Q and time T. ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. पिंक में मैंने यहाँ पे सबके SI यूनिट लिख दिए. करंट का SI यूनिट होता है हमारा एम्पियर विच इज ऑल्सो डिनोटेड एज कूलम पर सेकेंड क्योंकि चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम एंड टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड. एम्पियर 1 एम्पियर हम ये भी कह सकते हैं दैट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड. ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला इज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव. पोटेंशियल डिफरेंस को हम PD भी बोल सकते हैं या फिर V भी बोल सकते हैं जिसको हम वोल्टेज कहते हैं इन सिंपलर टर्म्स. वर्क डन होता है हमारा W एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव सिंपली चार्ज होगा उसका SI यूनिट होगा कूलम. वर्क डन का SI यूनिट इज जूल और पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का SI यूनिट इज वोल्ट. अब यहाँ पर हम फिर से बोल सकते हैं दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम. Okay. The third formula and very important topic in this chapter is Ohm's law. Ohm's law का हमें सबको Ohm's law का हमें एक statement पता है that V is directly proportional to I. जो यहाँ पे given भी है V is directly proportional to I under certain conditions. और वो certain conditions हमारी क्या होती है कि हमारा physical conditions same रहनी चाहिए. जैसे heat disturbances नहीं होने चाहिए और टेम्परेचर डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, एनवायरमेंटल डिफरेंस नहीं होना चाहिए एटसेट्रा. तो जब हमारी फिजिकल कंडीशन सेम रहती हैं तो हमारा ये ओम्स लॉ कहता है दैट आवर वोल्टेज इज और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर करंट. अब यहाँ पे हमको प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए और इक्वल टू का साइन लगाने के लिए हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है. कांस्टेंट हमारा यहाँ पे ऐड होता है R विच इज रेजिस्टेंस. अब सबकी SI यूनिट यहाँ पर मेंशन है. वोल्टेज की SI यूनिट होती है वोल्ट, करंट की एम्पियर एंड रेजिस्टेंस की ओम. ओम को इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं. नाउ अगर इस फॉर्मूला से हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो वी कैन सिंपली डू V अपॉन I. ये हमें रेजिस्टेंस देता है. इससे हम एक चीज बोल सकते हैं दैट 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर. मूविंग ऑन वी हैव समथिंग कॉल्ड रेजिस्टिविटी. अब रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रेजिस्टिविटी हमारे मटेरियल पर डिपेंड करती है. नाउ हमारे पास एक रिलेशन होता है दैट रेजिस्टेंस की कोई भी हमारा अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई भी हमारी वायर है उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा हमारे कंडक्टर की लेंथ पे और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे. तो रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लेंथ पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब अगेन हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा. वो हमारा कांस्टेंट होता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल रो. इसको हम रो भी बोलते हैं और ये हमारी रेजिस्टिविटी होती है. यहाँ से इस फॉर्मूला से अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे R इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन L. यहीं से अगर हम सबके SI यूनिट्स लगाएं, R का SI यूनिट इज ओम, A का SI यूनिट विच इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो मीटर स्क्वायर और लेंथ का SI यूनिट मीटर. एक M से एक M कट जाएगा तो हमारी रेजिस्टिविटी का SI यूनिट आ गया रो मीटर. ये चीज इंपॉर्टेंट है. सबकी इनफैक्ट सबकी SI यूनिट्स इसमें इंपॉर्टेंट है. ये हो गया हमारा
द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमारे रेजिस्टर्स जो है या तो हम उनको ऐसे करके सीरीज में लगा सकते हैं या फिर हम उनको पैरेलल में अरेंज कर देते हैं। इन पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में भी दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। तो सीरीज रेजिस्टर, अगर हमारे मल्टीपल रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं, उनका एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। जितने भी रेजिस्टर्स है सबको हम सिंपली ऐड कर दें। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इन रेजिस्टर्स के अराउंड हमारा करंट जो है वो सेम रहता है, चाहे हमारे सर्किट में मल्टीपल रेजिस्टर्स हो लाइक R1 R2 R3, इनके करंट जो है करंट हमारा सेम रहेगा, whereas पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस अलग होगी, V1 V2 एंड V3 सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग होगा। अब आ जाता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/Rp। अब जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे यूजुअली इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जो हमारी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रही है वो रेसिप्रोकल निकल रही है हमारे Rp की। So 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and so on. जितने भी रेजिस्टेंस है सबके रेसिप्रोकल्स को हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे जो करंट है, सब रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट जो है वो डिफरेंट होगा। कि अगर हमारे पूरे सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है तो हमारे फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस करंट होगा I1, सेकेंड रेजिस्टर के अक्रॉस करंट होगा I2 और थर्ड रेजिस्टर के अराउंड करंट होगा I3। इस फॉर्मूला से I1 प्लस I2 प्लस I3 would be equal to the total current in the circuit, और इन सब रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहे। तो ये दो डिफरेंसेस थे जब हमारे रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है, रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। सीरीज में सारे रेजिस्टर्स के अराउंड हमारा करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है या वोल्टेज अलग होती है। इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमारा करंट सब रेजिस्टर्स के अक्रॉस वेरी करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा। अब ये जो दो मेरे डायग्राम्स है इसको आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस वन इज द पैरेलल। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। और दिस topic is also very important from your exam point of view and from your numerical point of view. इसके पावर के और इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल, हीटिंग इफेक्ट के न्यूमेरिकल पक्का पक्का आते हैं। तब यहाँ पे हम वर्क डन, ये हमारे पास एक सिंपल सा हमने सर्किट ले लिया जिसके अंदर हमारे पास R रेजिस्टर है, एक V वोल्ट की बैटरी है और I करंट इसमें फ्लो कर। तो अब यहाँ पर इस सर्किट में मेरा वर्क डन, जो मेरा हीटिंग इफेक्ट वर्क डन करेगा वो कितना होता है, V इंटू I इंटू T। ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला है किसका, हीटिंग इफेक्ट। V और I और T को, अगर यहाँ पे मैं V को I की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो हमें एक फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू I R। अब यहाँ से V का फॉर्मूला क्या हुआ, IR। अब V की जगह मैं IR लगा सकती हूँ, तो यहाँ सिंबल हो जाएगा मेरा I इंटू R इंटू I इंटू T विच कम्स आउट टू बी I स्क्वायर RT। यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में I की जगह, I को मैं V की टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो I का यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा V बाय R। अब यहाँ I की जगह मैं V बाय R लगा देती हूँ, V इंटू V बाय R इंटू T विच कम्स आउट टू बी V स्क्वायर बाय R इंटू T, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम ना सर्किट में हमने वर्क डन बोला था, यही वर्क डन होता है हमारी हीट एनर्जी। तो यही हीट एनर्जी की सेम फॉर्मूलाज होते हैं, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर टी बाय आर। यहाँ से हम अगर हमारे पास एनर्जी बोले, हमें वर्क डन बोले, हमें हीटिंग इफेक्ट बोले, सबका एक सिंबल होता है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है P इंटू टी। ये जो हमारे पास चीज थी यहाँ पे वी आई टी, इसी को हम लिख सकते हैं P इंटू टी, क्योंकि हमारा वी आई क्या होता है, वी आई होता है हमारा पावर। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पावर के फॉर्मूलाज देखेंगे, तब इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे कि वी आई होता है हमारा पावर। तो एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू
heating effect is equal to power into time is equal to voltage into current into time, or square of current into resistance into time, or square of voltage into time upon resistance. ये हमारे सारे फॉर्मूलाज हो गए, और ये सारे ही फॉर्मूलाज हमारे बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट कम्स द लास्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? हमारी रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। अब जहां पर भी रेट आ जाएगा हम उस चीज को डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं, बस सिंपली। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस और कंज्यूम, तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टी, क्योंकि रेट है हमारा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, V इंटू आई इंटू टी। इसको अपॉन टी करना है, टी से टी कैंसिल हो गया, V इंटू आई। ये हो गया हमारा पावर, ये हो गया हमारा पावर का फॉर्मूला, V इंटू आई। यही सारे सिंबल्स हैं, सॉरी यही सारे फॉर्मूलाज हैं। पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया, V इंटू आई। तो ये पावर के फॉर्मूलाज है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूजुअली यूज होते हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। पावर का हमारा SI यूनिट होता है वॉट, यह वॉट होता है हमारा SI यूनिट, और जो कमर्शियली हम यूनिट यूज करते हैं वो होता है किलोवाट आवर। पर 1 किलोवाट आवर को हम यूनिट भी बोलते हैं। आपने घर पे सुना होगा जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो मम्मा या पापा बोल रहे होते हैं कि इतना यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है एक्सेट्रा। तो जितना भी हमारे घर में एक महीने में जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक बिल होता है, हमारा उतना बिल कंज्यूम होता है, जितनी भी हमारी यूनिट्स कंज्यूम होती हैं उस यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई बाय रुपीस कर देते हैं कि एक यूनिट, लेट्स से हमारा एक यूनिट, हमारी जो भी कंपनी है, इलेक्ट्रिकल कंपनी है, वो एक यूनिट का 5 रुपए चार्ज करती है, और हमारे एक महीने में हमने घर पे लेट्स से 600 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है, तो हमारा एक महीने का टोटल बिल कितना आ जाएगा? सिंपली 600 इंटू 5 कर दूंगी, ये आ जाएगा मेरा टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज 3000 रुपीज फॉर 1 मंथ। यही सिंपल सा फॉर्मूला था। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यही इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी हमारी पावर कंज्यूम हो रही है या पावर यूज हो रही है, यूनिट्स को या किलोवाट आवर को हम इलेक्ट्रिसिटी के रेट से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं। So these were all the important formulas which you have to remember or which you have to memorize for all the numericals which you will come across from the chapter electricity. So now let's get started with the questions. Let's read the first question. First question says a copper wire has a diameter 0.5 mm and a resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो हम सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले हम गिवन चीजें लिखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास डायमीटर विच इज 0.5 mm। अब जब भी हमारी कोई यूनिट्स है, mm में है, सेंटीमीटर में, किसी में भी है, उन सब को SI यूनिट में चेंज कर लेंगे। 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, ये हो गया मेरा SI यूनिट में चेंज। इसमें से भी अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, ये चीज हमारे पास गिवन है। सेकंड गिवन है हमारे पास रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज रो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर, ये चीज गिवन। व्हाट विल बी द लेंथ of this wire to make its resistance 10 ohm? resistance भी given है हमारे पास 10 ohm, और हमें वायर की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू रो अपॉन A। रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है, रो हमारे पास गिवन है, लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, और एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एरिया का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई R स्क्वायर। अब यहीं अगर डायामीटर से मैं
रेडियस निकालने की कोशिश करूं तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, डायामीटर अपॉन 2। तो इस फॉर्मूला में जब हमारे पास रेडियस आएगा, उस रेडियस की जगह हम d/2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को कर लेते हैं, हमें L निकालना है। L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन रेजिस्टिविटी। यहाँ से सिंपली हम वैल्यू सारी पुट करेंगे। रेजिस्टेंस है हमारी 10 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई d/2 का स्क्वायर अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻8। नेक्स्ट मूव करते हैं, L का हमें वैल्यू निकालना है 10 इंटू पाई इज 3.14 इंटू डी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4 आ जाएगा और 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है। अब जब आप इसको, सिंपल है इसकी फॉर्मुलेशन, यहाँ पे डी स्क्वायर का भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। डी स्क्वायर की क्या वैल्यू है, डी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से 5 इंटू 10⁻⁻4, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। सिंपली अगर हम L अब निकालें यहाँ पे 10 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4, यहाँ से -8 और -8 को हम सिंपली कट कर सकते हैं। L की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसको मीटर में निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी वैसे 122.65 मीटर। तो ये हमारी वायर की लेंथ हो जाएगी। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में उन्होंने पूछा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल। ये हमारा हो गया था केस 1, जहां पे हमने लेंथ निकाल ली वायर की। अब चलते हैं हम केस 2 पे, जहां पर वो बोल रहे हैं दैट योर डायामीटर इज, तो डायमीटर हम यहाँ पे ले लेते हैं d डैश विच इज बिकमिंग 2d। यहाँ से अगर हम नया रेडियस निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा हमारा 2d अपॉन 2 विच इज d, द ओल्डर डायमीटर। ठीक है, यहाँ से हमें अब फॉर्मूला पता है r इज इक्वल टू रो l बाय a, सॉरी r डैश इज इक्वल टू रो l बाय a डैश। क्योंकि हमारा रेडियस चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। यहाँ से हम r डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ये जो इसके रेफरेंसेस में, सिंबल्स के रेफरेंस में हम आंसर निकाल सकते हैं। r डैश वुड बी इक्वल टू रो l अपॉन पाई r डैश का स्क्वायर। रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस वुड come out to be rho L upon pi d square। अब यहाँ पे आ गई, ये हमारी आ गई न्यू रेजिस्टेंस और हमारी ओल्ड रेजिस्टेंस कितनी थी, R। तो इन सबको हम डिवाइड कर सकते हैं R अपॉन R डैश का अगर हम रेशो और उल्टा लेते हैं, R डैश अपॉन R का रेशो अगर हम निकालें तो हमारा R डैश नया आया है रो L अपॉन पाई d स्क्वायर, और हमारा पुराना R कितना आया था, यहाँ से ये इसमें वैल्यू पुट करी थी हमने a की जगह कितनी, पाई d स्क्वायर बाय 4। तो यही चीज वहां पे पुट कर लेते हैं, रो L पाई d स्क्वायर और यहाँ पे इंटू में 4 आ जाएगा। पाई L से पाई L कट गया, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे हमारा R डैश अपॉन R कितना आ गया, 1/4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा R डैश, न्यू R की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 टाइम्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। Now let's move on to the second question. Second question says a bulb is rated 40 watt 220 volt. Find the current drawn by it when it is connected to a 220 volt supply. Also find its resistance. First question में हमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या। गिवन है हमारे पास इस बल्ब की पावर है 40
पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, ये भी गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है सबसे पहले करंट। करंट हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हम करंट फाइंड कर लेते हैं पहले। पावर का हमें फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू V इंटू, यहाँ से I निकल जाएगा हमारे पास सिंपली P अपॉन, तो करंट I हमारा निकल गया 40 अपॉन 220। दिस वुड come out to be 0, 1 and 11, 0.18 एम्पियर। ये हमारी फर्स्ट निकल गई करंट। ऑल्सो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। एक और फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, V स्क्वायर बाय P, 220 स्क्वायर अपॉन 40 की होगा 48400 अपॉन 40। तो हमारे पास यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगी 1210 ओम। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट सॉल्व। Second part says, if the given bulb is replaced by a bulb of rating 25 watt to 20 volt, will there be any change in the value of current and resistance? अब अगर हमें change find out करना है, तो हमें ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से current और resistance फिर से निकालनी पड़ेगी। तो B केस में हमारे पास given है that the power of the bulb is 25 watt और अगेन वोल्टेज है 220। यहाँ से हम P इज इक्वल टू वी आई करके I निकाल सकते हैं, पावर अपॉन वोल्टेज 25 अपॉन 220, which would come out to be 0.113 एम्प। अगेन हमें पता है रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, या इसको I डैश कर लेते हैं, I डैश और R डैश, V स्क्वायर बाय P, 220 स्क्वायर अपॉन 25, which would be around 1936 ओम। तो अब दोनों केसेस में आप एक चीज देख रहे होंगे कि सेकंड केस में हमारा रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा आया है, उस वजह से हमारा करंट कम है, और यहाँ पे अगर हमारा रेजिस्टेंस कम था तो हमारा करंट ज्यादा था। तो यही ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो जब हमारा V कांस्टेंट है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाय, या फिर I इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जहां भी हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा था हमारा करंट कम था, जहां हमारा रेजिस्टेंस कम था वहां हमारा करंट ज्यादा। तो ये हो गया रिलेशन। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question says, show how you would connect three resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of, first part में हमारे पास combination हमें चाहिए 9 ohm का, second part में हमें combination चाहिए 4 ohm का। तो अगर हमारे पास 3 resistors हैं, each of resistance 6 ohm, तो हम उनको कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास 4 combinations बन सकते हैं, which are, या तो हम उन तीनों resistors को सीरीज में लगाएं, तीनों रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, या फिर हम तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गए हमारे दो केस। थर्ड केस में हम दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और एक रेजिस्टर को उनके पैरेलल में, और लास्ट केस में दो रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और एक रेजिस्टर को सीरीज में। ये हमारे 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब इन चारों कॉम्बिनेशंस का एक एक करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केस 1। केस 1 में हमारे तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में है, ये सारे हैं 6 ओम के रेजिस्टर्स, इनको सीरीज में लगा। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, 6 प्लस 6 प्लस 6, which would, the equivalent resistance in series would come out to be 18 ohm. Okay, this was the first case. Second case में हमें तीनों को पैरेलल में लगाना है। यहाँ पे हम
तीनों रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। All the three resistors are of 6 ohm each. 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6, which would come out to be 3 by 6. अब यहाँ पे जो हमारा 3 by 6 आया है वो 1 by RP की वैल्यू आई। यहाँ से हम RP की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? 6 by 3 which is 2 ohm. तो यहाँ पे हमारे सेकेंड कॉम्बिनेशन का आ गया 2 ohm. केस 3 में हमने दो रेजिस्टर्स को लगाया था इन सीरीज। तो यहाँ पे दो रेजिस्टर्स को हम लगा देते हैं सीरीज में और एक रेजिस्टर को लगाया था उनके साथ पैरेलल। ऑल ऑफ द थ्री आर 6 ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आर एस वुड कम आउट टू बी 6 plus 6 which is 12 ओम। तो अब यहाँ पे इनका जब 12 ओम मिल गया तो हम अब इस सर्किट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास एक 6 ओम का रेजिस्टर है और एक 12 ओम का रेजिस्टर है, दोनों कनेक्टेड हैं इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। 1 by RP would come out to be 1 by 6 plus 1 by 12। इनका एलसीएम हो जाएगा 12, 2 plus 1 which is 3 by 12। तब यहाँ से RP हमारा निकल जाएगा 12 by 3 which is 4 ohm। ये हो गया हमारा थर्ड केस। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एंड द लास्ट केस जहां पर हमारे दो रेजिस्टर्स हैं इन पैरेलल और एक रेजिस्टर है उनके साथ इन सीरीज। ऑल ऑफ द थ्री आर 6 ओम रेजिस्टर्स। यहाँ से सबसे पहले हम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। 1 by 6 plus 1 by 6 which should come out to be 2 by 6 और हमारा यहाँ से RP आ जाएगा 6 by 2 which is 3 ओम। तो यहाँ से हमारा अब सर्किट कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। यहाँ पे है हमारा 3 ओम का रेजिस्टर और यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टर। अब ये दोनों हम क्लियरली दिख रहा है सीरीज में है तो हम इनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं which is 3 plus 6 which comes out to be 9 ओम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 9 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए था और 4 ओम का। तो 9 ओम के रेजिस्टेंस के लिए हमें दो को पैरेलल में लगाना पड़ेगा और एक को सीरीज में उनके साथ, और 4 ओम के लिए हमें दो 6 ओम के रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाना पड़ेगा और एक रेजिस्टर को उनके साथ पैरेलल। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व। Now let's move on to the next question. The question says that three resistors are shown on the figure. So now we have to find the resistance of the combination or we have to find the equivalent resistance of this combination. अब इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं 2 ओम के और एक रेजिस्टर है 4 ओम का। जो 4 ओम का रेजिस्टर है वो हमारे पूरे कॉम्बिनेशन में सीरीज में है। यहाँ पे ए और बी का मतलब है कि इसके अराउंड हमारी ये बैटरी प्रेजेंट। तो हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है और 2 ओम के रेजिस्टेंस ये वाले रेजिस्टर दोनों एक साथ सीरीज में है और ये 4 ओम के पैरेलल में। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी एंड बी सी आर इन सीरीज। इनको कंबाइन करके ए बी एंड बी सी combination is in parallel with AC resistor। ये हमने लिखा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए बी एंड बी सी। तभी हमारे पास सीरीज में है तो आर एस वुड बी R1 प्लस आर, यहाँ पे हम इनको नेम कर सकते हैं R1, R2 एंड R3। आर एस का हमारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा
2 plus 2 which comes out to be 4 ohm. ये हमारी हो गई फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे इक्विवेलेंट resistance of the combination या of the circuit. इसमें हम लिख सकते हैं 1 by RP is equal to 1 by RS. अब इन दोनों को कंबाइन, R1 और R2 को कंबाइन हमने RS नाम दे दिया. RS plus 1 by R3, ये वाला हमारा R3. तो यहाँ से हम 1 by RP निकाल सकते हैं. 1 by 4 plus 1 by 4, ये हमारा हो जाएगा 2 by 4, जहां से हमारा RP या पूरे सर्किट का हमारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा 4 by 2 is equal to 2 ohm. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. The next question says that we have to draw a schematic diagram of a circuit consisting of 3 volt battery, 5 ohm, 3 ohm and 1 ohm resistor and an ammeter and a plug key all connected in series. सबसे पहले हम एक 3 ohm की बैटरी बना लेते हैं which is connected to a ammeter, further connected to a resistor, to 3 resistors in fact, and all of this connected with a plug key. This is our closed circuit. ये है हमारा 5 ohm का resistor, ये है हमारा 3 ohm का resistor, ये है हमारा 1 ohm का resistor. This is a 3 volt battery. This is a plug key. यहाँ पे हम टर्मिनल्स मार्क कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव. तो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड. करंट वुड बी फ्लोइंग इन द सर्किट सिंस इट इज अ क्लोज्ड सर्किट. करंट I. अब हम इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं. दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ plug key, this is a ammeter, and these are all the resistors. और एक combine हमारा क्या है? This is a closed circuit. And as you can see, सारे जितने भी हमारे components हैं इस closed circuit के, all of them are connected in series. अब एक additional यहाँ पे थोड़ा सा concept है कि जब भी हमारा ये resistor, जब भी हमारा ये closed circuit होता है, इसमें ammeter हमेशा हमारा series में लगता है, whereas जो हमारा volt meter है, वोल्ट मीटर हमेशा हमारा पैरेलल में लगेगा टू द रेजिस्टेंस. ये पूरे सर्किट के पैरेलल में. दिस इज, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि वोल्ट मीटर हमेशा हमारा पैरेलल में लगता है. वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज इन द सर्किट. मीटर हमारा हमेशा सीरीज में लगता है which measures the current in the circuit. So this was a very simple question, लेकिन मोस्टली ये पूछा जाता है. यहाँ पे एक डायग्राम सा बनाना आता है. यूजुअली आपके 2 मार्कर में, ये 2 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है. तो आपको सबसे पहले पूरा डायग्राम बनाना है एंड यू हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स व्हिच यू आर मेकिंग इन द डायग्राम, जैसे बैटरी, प्लग की, एटसेट्रा. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 says an electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and energy consumed in 2 hours. Again, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है करंट विच इज 5 एम्पियर और हमें गिवन है वोल्टेज विच इज 220 वोल्ट. हमें निकालना है सबसे पहले पावर. पावर का हमें फॉर्मूला पता है V इंटू आई. तो सिंपली यहाँ से हमें पावर निकल सकती है. V हमारे पास गिवन है 220 इंटू हम I कर देंगे विच इज 5. आवर पावर कम्स आउट टू बी 1100 और इसकी यूनिट होगी वॉट. अब हमें सेकंड में निकालनी है एनर्जी. एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है पावर इनटू टाइम. हमें यहाँ पे टाइम भी गिवन है. पावर हमें ऊपर क्वेश्चन में निकली 1100, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 which comes out to be 2200 वॉट. अब एनर्जी हम यूजुअली जब भी निकालते हैं हम किलो वॉट आवर में निकालते हैं. तो 2200 वॉट को हम चेंज कर देंगे इनटू किलो वॉट आवर विच वुड बी 2.2 किलो वॉट आवर. हमारे पास ये फाइनल आंसर निकल गए.
विच इज पावर हमारी आ गई 1110 वॉट और हमारा एनर्जी आ गई 2.2 किलोवाट. दिस वाज द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउसहोल्ड यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. एक हाउसहोल्ड में ये सारी चीजें यूज होती है, जो हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, ये सारी चीजें हमारी यूज होती हैं एक दिन, इन वन डे. Calculate the electricity bill for the household for the month of June if the cost per unit of electrical energy is ₹3. अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें, हमारे पास रेफ्रिजरेटर यूज होता है 400 वॉट का दिन में 10 घंटे के लिए. दो इलेक्ट्रिकल फैंस यूज होते हैं 80 वॉट पावर के फॉर 12 आवर्स ईच डे, और 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स यूज होती है ऑफ रेटिंग या उसका पावर है 18 वॉट ईच डे फॉर 6 आवर्स. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए पार्ट ले लेते हैं कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर से कितनी एनर्जी यूज. रेफ्रिजरेटर में हमारे पास क्या गिवन है, पावर गिवन है हमारे पास 400 वॉट और टाइम गिवन है हमारे पास 10 आवर्स. यहां से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. तो एनर्जी हमारी आ गई 80 इंटू सॉरी एनर्जी हमारी यहां से आ गई 400 इंटू 10 विच कम्स आउट टू बी 4000 वॉट, या इसको हम लिख सकते हैं 4 किलो वॉट आवर. यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में भी यहाँ पे किलोवाट आवर ठीक, ये यूनिट ठीक लिखी थी हमने. ये आ गया हमारा 4 किलोवाट आवर. ये हमारी हो गई एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर. सेकंड में हम लेंगे 2 इलेक्ट्रिक फैंस. दो इलेक्ट्रिक फैंस हमारी एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं वो देखते हैं. पावर इलेक्ट्रिक फैंस गिवन है हमारी 80 वॉट और टाइम गिवन है 12 आवर्स ईच डे. तो यहां से हमारे पास एनर्जी निकल जाएगी पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू 80 इंटू 12. अब यहाँ पे इसको हम इंटू 2 भी करेंगे क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फैंस की हम पावर निकाल रहे हैं. दिस वुड कम आउट टू बी 960 इंटू 2 which is 1920 वॉट. अब इसको किलोवाट आवर में चेंज करेंगे 1.92 किलोवाट आवर. पावर यहाँ पे भी आ जाएगा, वॉट आवर की यूनिट आएगी वॉट. ठीक है, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रिक फैंस. नेक्स्ट है हमारा 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स. यहाँ पे थर्ड केस ले लेते हैं 6 इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ट्यूब्स के लिए हमारे पास गिवन है पावर इज इक्वल टू 18 वॉट और टाइम गिवन था हमारे पास 6 आवर्स. इसकी अगर मैं एनर्जी निकालूं तो एनर्जी आ जाएगी मेरे पास पावर इंटू टाइम. पावर है 18, टाइम है 6 और इसको इंटू 6 करूंगी क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स की एनर्जी हम निकाल रहे हैं. दिस वुड कम आउट टू बी 648 वॉट आवर. किलोवाट आवर में 0.648 किलोवाट आवर. ये हमारे पास सारी चीजें, तीन जितने भी हमारे अप्लायंसेस यूज हो रहे थे, ये 3 अप्लायंसेस हमारे यूज हो रहे थे, सबकी हमने एनर्जी निकाली. कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी टोटल एनर्जी. तो यहाँ लिखेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे. एक दिन में जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई हम सबको प्लस ऐड कर देंगे. 4 1.92 और 0.648. 4 प्लस 1.92 plus 0.648. This would come out to be 6.568 किलोवाट आवर. तो इतनी हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है इन वन डे, एक दिन में. हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है फॉर द मंथ ऑफ जून. एक जून के महीने में 30 दिन होते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ. हमारे मंथ में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, हम 6.568 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से.
which would come out to be, आप सॉल्व करके देख सकते हो, 197.04 किलोवाट आवर. इतनी हमारे पास एनर्जी कंज्यूम होगी इन 30 डेज. अब हमारे पास हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, मतलब इतनी अगर हमारे एक महीने में एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है. हमारे पास एक चीज गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट आवर की हमारे पास कॉस्ट गिवन है ₹3. तो हमारे कॉस्ट निकाल लेते हैं हम. कॉस्ट ऑफ 197.04 किलोवाट आवर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 197.04 को 3 से, which would come out to be ₹591.12. तो हमारे एक महीने का जब हम ये सारी चीजें इतने इतने घंटे के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारे एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ₹591.1. ये थे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है. ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो हम इसलिए मैंने ये सारे इसके आंसर्स साथ में लिख दिए हैं, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है. इस बार रीड कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स. अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो चीज ग्लो करती है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट. और ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट हमेशा बना होता है एक अलॉय का, जिसको बोलते हैं हम, एक मेटल का, जिसको बोलते हैं टंगस्टन. तो ये टंगस्टन हमारा क्यों यूज होता है? क्योंकि हमें फिलामेंट के लिए एक ऐसा मेटल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि जब ये ग्लो करेगा, जब ये हीट अप होगा तो चांसेस है मेटल के मेल्ट होने. अगर हमारे मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो उससे मेटल हमारा बर्न या मेल्ट नहीं करेगा. तो इसीलिए हम टंगस्टन यूज करते हैं, बिकॉज tungsten has a high melting point. This is the main reason why we use tungsten for the filament of electric bulbs. Second question है, why are the conductors of electric heating devices such as bread, toasters and electric iron made of alloy rather than pure metal? अब alloy क्या होता है? जब हम multiple metals को साथ में combine कर देते हैं उसको हम एक metal बोलते हैं. जैसे निक्रोम, आपने सुना होगा, जो भी यूजुअली हमारे पास वायर्स होती हैं वो निक्रोम वायर्स होती है. निक्रोम वायर्स बनी होती है हमारी निकल प्लस क्रोमियम मेटल से. वैसे ही अलॉयज के और एग्जाम्पल है हमारे पास, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे अलॉयज के. तो यहाँ पे अब उन्होंने पूछा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस के कंडक्टर्स होते हैं वो अलॉय से क्यों बने होते हैं, प्योर मेटल से क्यों नहीं बने होते. तो इसीलिए हम अलॉय यूज करते हैं, क्योंकि अलॉयज की जो रेजिस्टेंस होती है, अलॉयज की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होती. तो ये दो रीजंस हैं. सबसे पहला, अलॉय का रेजिस्टेंस हाई होती है, और दूसरा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है. Next part says, why is the series arrangement not used for domestic circuits? अब ये भी एक concept based question है कि domestic circuits में हमेशा जो भी हमारे अप्लायंसेस यूज होते हैं, जितने भी हम घर पे अप्लायंसेस यूज करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक रॉड्स हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो, इलेक्ट्रिक हीटर्स, माइक्रोवेव्स, कुछ भी हो, सारे हमेशा पैरेलल सीरीज में यूज किए जाते हैं. तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है, एज द करंट टू ऑल अप्लायंसेस रिमेन्स कांस्टेंट डिस्पाइट वेरिंग रेजिस्टेंस, ईच अप्लायंस कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली. इसका क्या मतलब है? हम सीरीज अरेंजमेंट में, इसलिए डोमेस्टिक सर्किट्स को या सीरीज अरेंजमेंट में इसलिए अप्लायंसेस को हम यूज नहीं करते, क्योंकि सीरीज अरेंजमेंट में करंट हमारा सेम रहता है. करंट सारे अप्लायंसेस में सेम रहेगा, जबकि उनकी रेजिस्टेंस हम वेरी करती है. इसलिए हम अप्लायंसेस को टर्न ऑन या टर्न ऑफ नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली. मतलब अगर मैंने ये से बोला कि मेरे ये सारे अप्लायंसेस हैं, 3 अप्लायंसेस एक सीरीज में है, इन सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं एक को टर्न ऑफ कर दूं, बाकी सारे दोनों चलते रहे. अगर मैं यहाँ से करंट सप्लाई करूंगी तो तीनों में इंडिपेंडेंटली करंट जाएगा, तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, और तीनों सेम टाइम पर ऑन या ऑफ होंगे. तो ये एक ड्रॉबैक है सीरीज अरेंजमेंट में अप्लायंसेस को लगाने का. इस वजह से डोमेस्टिक सर्किट्स में या जितने भी सारे अप्लायंसेस है हमेशा पैरेलल अरेंजमेंट में अरेंज किए जाते हैं.
Next question says, how does the resistance of the wire vary with its area of cross section? अब ये resistance area of cross section से कैसे वेरी करती है? हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये दोनों चीजें कंबाइन करके हमारे पास फॉर्मूला आता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और इसका प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं विच इज रो, रेजिस्टिविटी. As the resistance of the wire is inversely proportional to its area of cross section, the resistance will decrease when the area of cross section increases. यही है, जब हमारे यहाँ पे area of cross section increase होगा, हमारा resistance decrease होगा and vice versa. Last question is, why are copper and aluminium wires usually employed for electric transmission? अब आपने सुना होगा हमारे घर पे या डोमेस्टिक सर्किट्स में जितनी भी सारी वायर्स यूज होती हैं, हमेशा कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर्स यूज होती है. Why so? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनकी रेजिस्टेंस भी कम होती है. इस वजह से ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन. और दे कैन ऑल्सो बी drawn into thin wires, so they are called ductile. ये ductile होती है, मतलब copper and aluminium metals can be drawn into thin wires. These are the three main reasons why copper and aluminium wires are usually used for electrical transmission. So this was it for today's video. I hope you have understood all the formulas that we have discussed today and the questions we have discussed are clear. Mostly इस chapter से जो आपके पास questions आएंगे, there would be long questions. 5 marker question इस chapter में से पक्का आएगा, which is given in the blueprint given by CBSE. 5 marker question में आपके लेट्स सपोज 3 मार्कर के न्यूमेरिकल आएगा और 2 मार्कर आपका होगा फॉर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन. तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कंबाइंड आते हैं साथ में, और न्यूमेरिकल्स जितने में होंगे, जितने भी इस वीडियो में मैंने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, वो सारे न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं. उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन का, रेजिस्टर की combination का formulas important. So I hope everything is clear. Still, if you have any doubt, you can either comment or you can email me at this email ID. Thank you so much. Keep learning.